कस्टम, आपके कोई भी ट्रेडिशंस या रिवायात होती हैं, जिसको रिवायत भी कहते हैं। रिवायत उसे कहते हैं जो आमतौर पे हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, कुछ सामान लेते हो, तो ये दुकानदारों का कस्टम है, ये उनकी रिवायत है कि जब आप सामान लेते हो तो किसमें डाल के देते हैं? शॉपिंग बैग में, थैली में देते हैं। सही है, ये रिवायत है। तो आप कहोगे इट इज अ नॉर्म। नॉर्म का मतलब ये चीज कोई नॉर्मली होने वाली, या नॉर्म बोलो या फिर कस्टम बोलो या फिर ट्रेडिशन बोलो। ये हमारे घर की रिवायत है कि हर सर्दियों में हमारे घर के अंदर कोई ड्राई फ्रूट का कोई वो बनती है, लेट्स सपोज कोई लड्डू बनते हैं ड्राई फ्रूट को पीस पिसा के। तो ये हमारे घर का कस्टम है या ट्रेडिशन है। क्लियर हो रही है बात? कस्टमर, कस्टमर गाहक, गाहक, हाँ, ये गाहक नहीं होता, गाहक होता है। कस्टमर गाहक, और कस्टमर पढ़ने का है। कई सारे लोग इसको कस्टमर, कस्टमर, ये बड़े कॉमन है। कस्टमर गाहक, इसके अंदर देखो क्लाइंट भी है। कुछ लोग अपने कस्टमर्स को क्लाइंट्स कहते हैं क्योंकि वो एक दफा के नहीं, वो आते रहते हैं। सेकेंडली कुछ है जो बायर कहते हैं, खरीदार। खरीदार आपका गाहक होता है ना। अच्छा, अगर जिसको आप माल बेचते हो वो आपका गाहक है, तो जिससे आप माल खरीदते हो वो क्या कहलाता है? यस, वो जो आपको माल सप्लाई करता है वो क्या कहलाता है? सप्लायर। जिससे आप माल ले रहे हो वो आपका सप्लायर है, उसके लिए आप कस्टमर हो, लेकिन आपके लिए तो वो सप्लायर है। और आप जिसको माल बेच रहे हो वो आपका कस्टमर है। कस्टमर। कट, काटना। एक कट में मुझे कट लग गया, ये जख्म वाला भी कहलाता है। मैं खुद कट कर रहा हूं कोई चीज तो काटना, और मुझे लग गया कट, तो लग जाना वर्ब है, मुझे लग गया कट। यहां पर कट नाउन है। आई कट वायर्स। ऐसा हो सकता है कि किसी से पूछा आपकी जॉब क्या है, इतना बड़ा आप जो है ना कटर लेके क्या कर रहे होते हो, तो कहते भाई आई कट वायर्स विद दिस। नो, बहुत बड़े बड़े वायर के कॉइल्स आते हैं, रोल्स आते हैं, जिसको मैं कट करता हूँ। जितना साइज जिसको चाहिए था उसको, मेरा काम है कटिंग का, इसलिए कटर लेके बैठा हूँ। आई कट वायर्स, ठीक है ना। वायर काटते 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 आई गॉट अ कट, एक वायर की धार मुझे लग गई, तो आई गॉट अ कट। यहां पर कट नाउन के तौर पे, यहां कोई वर्ब नहीं हो रहा, यहां पर गॉट वर्ब है। मुझे हो गया, मुझे लग गया, सही है। आई गॉट अ कट। गॉट का मतलब मिलना, मुझे मिल गया कट। तो उर्दू में आप ये नहीं कहना मुझे कट मिल गया, मुझे कट लग गया बोलोगे। इंग्लिश भले गॉट लिखा है। क्यूट, किसी भी खूबसूरत प्यारे इंसान को क्यूट कहते हैं। कटिंग, तराशी हुई कोई चीज कटिंग कहलाती है। जैसे अक्सर टीचर कहते हैं ना कि प्रोजेक्ट बना लो, आप चाहो तो प्रिंट कर सकते हो तस्वीरें, या किसी मैगजीन से पेपर कटिंग्स लगा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि उस शेप की। साइकिल नहीं बता रहा मैं, नाउन है साइकिल। आई गॉट अ साइकिल, यहां पर साइकिल क्या है? नाउन है। आई बॉट अ साइकिल, आई बॉट अ साइकिल में साइकिल क्या है? वर्ब क्या है कि फर्स्ट फॉर्म क्या है? हाँ, तो वर्ब है बाय, सही ना। सब्जेक्ट क्या है? बाय की सेकंड फॉर्म है बॉट, अ साइकिल, साइकिल नाउन है। जिसको सब्जेक्ट और वर्ब अलग करना आ गया ना किसी भी जुमले से, वो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकालना आ गया, वो उससे किसी भी और टेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकता है अगर उसको उस टेंस का फॉर्मूला आता हो। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे इसको? साइकिल सी वाई था, तो ये होगा साइनिकल। नहीं, पढ़ेंगे इसको सिनिकल। क्या? पहले तो केनिकल मत कर देना, क्योंकि जब हमने पढ़ी थी तो अब कड़ा में खा इज फॉर कार, तो काइनिकल नहीं,
सी का साउंड देगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो साइनिकल नहीं, ये वाई वाला उस तरफ नहीं जाएगा। अब कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज होती है। आप सी वाई साइकिल में बिल्कुल सही साइकिल कर रहे थे उसको, लेकिन ये है सिनिकल। सिनिकल मतलब कोई कोई इंसान सिनिकल सा होता है ना, तो वो ऐसा होता है कि जो सीधी सीधी बात नहीं कर रहा और अलग एंगल में लेके जा रहा है हर दफा गुफ्तगू को, सिनिकल सा है, तंजिया है या बदगुमानी करता है। रहने दो, तुम्हारा तो हर दफा का है। अब आप एक प्रॉब्लम के साथ आए हो कि मेरा मोबाइल छिन गया है, जरूरत ही क्या थी लेके जाने की, आप वैसे ही प्रेशर में आ रहे हो, गन देख के आ रहे हो, क्योंकि अगर गन पॉइंट में मोबाइल ले गया, आप वैसे ही इतने टेंस्ड हो। और आपको इस वक्त अगर कोई ये बात करता है ना, तो वो ऐसा हो सकता है किसी ने की हो, तो आई वुड नॉट से, लेकिन वो सिनिकल टाइप की गुफ्तगू है, ठीक है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से पेश आ जाओ किसी के, यार ये तो सिनिकल है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने नहीं होना सिनिकल सा, क्योंकि अच्छे नहीं लगते वो लोग। डैड, डैड इज एन इंग्लिश अब्बू। डैड के लफ्ज से लग रहा है मारते नहीं होंगे, अब्बा के लफ्ज से लग रहा है बहुत पीटते होंगे। डेली, रोजाना, डेली, रोजाना, बताया तो। डेयरी, दूध की दुकान, मिल्क शॉप। डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट्स भी होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स कौन सी होते हैं? जो दूध से मिलके बने। डेयरी प्रोडक्ट्स की चंद मिसाल दीजिए। मैं देता हूं, चीज, दही, मक्खन, आइसक्रीम, योगर्ट। हमने दही बोला, हो कह रहा है योगर्ट। मैंने बताया ना, दिस गाय इज नाउ इन इंग्लिश। शेक्स, खीर, बस खीर पे खत्म करते हैं, ये जायका रहने दो। डैम, डैम कहते हैं बंद को, सही है। डैम क्या बंद करता है? पानी का फ्लो। अगर पहाड़ों के दो पहाड़ी रास्ते हैं, उसके दरमियान से ऊपर से नीचे बहुत सारा पानी फ्लो हो रहा है, तो बीच में कोशिश किया जाता है कि डैम बना दिया जाए। उस डैम का स्ट्रक्चर क्या करता है? सारे पानी को रोक देता है, और नीचे कुछ थोड़ी 2-4 ओपनिंग्स होती है जहां से वो पानी बहुत प्रेशर के साथ फिर बाहर आता है। ये क्या बात हुई? फिर रोकना ही क्यों था जब खोलना था? बीच में डैम लगा है, सारा पानी का प्रेशर रोक के 2 ओपनिंग्स के साथ खोल दिया कि वहां से पानी निकलेगा। 2-4 जितनी भी ओपनिंग्स है, तो उन गेट्स के अंदर टर्बाइंस लगे होते हैं। वो टर्बाइंस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो पानी का प्रेशर इतनी तेज आता है कि उस टर्बाइन को घुमाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो डैम का काम सिर्फ पानी स्टोर करना नहीं है, रोकना नहीं, बल्कि पानी तो रोकता ही है, और साथ में जब पानी गुजारता है अपने अंदर से, तो बिजली बनती है। क्लियर? और डैम का एक फायदा ये भी है ना, जब पानी रोकना हो तो वो दोनों गेट बंद कर दो। दोनों गेट बंद कर दो तो पानी रुक जाएगा, आगे जाएगा नहीं फिर। सही। ये कब करना होगा? ताकि जब पानी इतना इजाफी हो गया है, आगे जमीनों को पूरे तौर पे मिल गया, तो पानी रोक दिया, ताकि साल का वो हिस्सा जब पानी नहीं आएगा, जब बारिश नहीं होगी, तो फिर डैम का थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ के देते चले जाएं एज पर रिक्वायरमेंट। तो डैम क्या है? होता है बंद। बंद क्या काम करता है? पानी को रोकता है। सो बिकॉज पाकिस्तान इज अ सेमी एरिड कंट्री, या एरिड कह दो, एरिड मतलब खुश्क, जहां पर बारिश नहीं होती या साल में एक आध दफा होती है। बिकॉज पाकिस्तान इज सेमी एरिड कंट्री, Pakistan needs to store its water, for which it has to create dams. छोटे डैम, बड़े डैम, ये एक अलग बहस है कौन से वाले डैम बनाने चाहिए, लेकिन एक डैम सॉल्यूशन है पानी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। या द कंट्रीज इन विच देयर आर सो मेनी फ्लड्स बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर, इफ यू क्रिएट डैम्स so that excess water can be stored, so floods will not come. Floods मतलब सैलाब आ जाते हैं ना, जो पानी हर तरफ से जो है ना वो जमीन को बहाना शुरू हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। जो डेवलपमेंट हुई सारी सैलाब में बह जाती है, तो उसको रोकने के लिए डैम बनाते तो पानी का फ्लो रुक जाता है, पीछे सैलाब रोकने के भी काम आता है। तो अब आप जुमला डिसाइड करना कि आपका कैसा होगा कि जिसमें सियाको सबाक लग रहे हो। डैम, वी हैव डैम्स, नंबर थोड़ी मिलेंगे। डैमेज, नुकसान पहुंचाना, वर्ब भी है और नाउन के तौर पे भी है, सही ना। जैसे कि माई मदर वॉज वेरी सैड अबाउट
द डैमेज ऑन माई बिजनेस। मेरी माँ बहुत सैड थी मेरे बिजनेस पे डैमेज को देखकर, तो यहां पर ये एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि माई कॉम्पिटिटर डैमेज्ड माई रेपुटेशन, मेरे कॉम्पिटिटर ने मेरी रेपुटेशन को डैमेज कर दिया, सही, तो वो फिर वर्ब के तौर पे। लेकिन मैं एक छोटा जुमला बना रहा हूं, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं जोड़ा है, तुम कॉन्टेक्स्ट जोड़ोगे। या तुम्हारा जुमला ऐसा हो सकता है, माई कॉम्पिटिटर डैमेज्ड माई रेपुटेशन सो माई कस्टमर्स लेफ्ट मी एंड स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम हिम। मुझे छोड़ के उससे बाय करना शुरू हो गए, ठीक है। या माई कस्टमर्स स्टॉप्ड बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम मी एंड स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम हिम। इससे पता चल गया डैमेज्ड रेपुटेशन किसे कहते हैं। डैमेजिंग, नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाना। डांस, नाचना, रक्स करना। रक्स और नाचना एक ही मतलब है, सही है। और अब आप कहते हो नहीं ये डांस, हमारे यहाँ डांस वांस को अच्छा नहीं समझा आता तो मैं जुमला नहीं बनाऊंगा, तो भाई ये बना दो जुमला, इन आवर फैमिली इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड टू डांस। ये भी तो जुमले में आ सकता है ना। डांसर, डांसिंग, ये सब मिलते जुलते हैं, रक्स, नाचने वाले अल्फाज हैं सारे। डेंजर, खतरा, डेंजरस, खतरनाक, समझ में आ रही है बात। अब डेंजरस को इस्तेमाल, डेंजर को और डेंजरस को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। माय फादर टीचेस मी अबाउट द डेंजर्स ऑफ बैड कंपनी। बैड कंपनी है, बिजनेस वाली कंपनी नहीं है, दोस्तों की कंपनी होती है ना जो, उसके बाद। माय फादर टीचेस मी अबाउट द डेंजर्स ऑफ बैड कंपनी बिकॉज ही वॉन्ट्स मी टू सक्सीड इन लाइफ, सही। इसके अलावा डेंजरस, when I was driving my father's car without permission, my friends stopped me because it was dangerous। और बड़े अच्छे दोस्त हैं, वैसे तो खुद ही आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे दोस्त ना हो कि यार रुक जाओ डेंजरस है, अकेले चलाना, हमें भी साथ ले जाओ। डेयर करना, चैलेंज, आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। गो एंड स्नीक इन योर फादर्स रूम एंड ग्रैब द कार कीज एंड कम। आई डेयर यू, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि स्नीक, हल्के हल्के करके जाओ चुपके से अपने फादर के रूम में और गाड़ी की चाबी चुपके से ले आओ, चैलेंज देता हूं। अब दूसरा चैलेंज, इसको स्टार्ट करो। तीसरा चैलेंज, मुझे रोल खिलाने ले जाओ। और अगर मैं चैलेंज हार गया तो तुझे मुझे रोल खिलाने ले जाना होगा, हैं? हाँ, पैदल नहीं, अपने अब्बू की गाड़ी में। वाह। डार्क, अंधेर, अंधेरा, कोई डार्कनेस, डार्क। अब मैं स्किप इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इजी वर्ड्स हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, स्किप करने वाले हैं या डिटेल करूं डार्कनेस को? हाँ, सही है। जैसे कि आई हैव सम आईसाइट इश्यूज, लाइक व्हेन देयर इज डार्कनेस आई कांट सी थिंग्स। दूसरा बंदा कहेगा ओ वाओ, एवरीबॉडी हैज दिस इशू। डेफिनेटली व्हेन देयर इज नो लाइट यू कांट सी थिंग्स। डाटा, डाटा मालूमात को कहते हैं। आदादो शुमार, उर्दू का लफ्ज क्या है? आदादो शुमार। ये लफ्ज मैं लाजमी लिखूंगा।
आदादो शुमार का मतलब होता है क्वांटिटीज, आदादो शुमार मतलब क्वांटिटीज। एक अदद होता है, एक से ज्यादा होते हैं तो आदाद, 2 अदद 3 अदद 4 अदद, ये सारी क्या है, आदाद है। शुमार मतलब कैलकुलेशन में किसी चीज को लेना। तो डाटा की उर्दू सही है आदाद शुमार, लेकिन डाटा की उर्दू मालूमात भी है। अच्छा, मालूमात की कोई और इंग्लिश है डाटा के अलावा? मालूमात, नॉलेज, इंग्लिश पीपल। डेटाबेस, डेटा का जो पूरा जखीरा होता है, मालूमात का जखीरा होता है डेटाबेस। जखीरा किसे कहते हैं? जखीरा वो जजीरा होता है, आइलैंड जजीरा होता है। जखीरा मतलब ये जमा हो, जहां पर कोई चीज जमा हो, जखीरा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि स्टोर करके रखते हैं मार्केट में चीनी शॉर्ट करने के लिए, वो चीनी के जखीरे बना लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं ताकि मार्केट में चीनी शॉर्ट हो जाए, प्राइसेस ऊपर जाए, फिर थोड़ी थोड़ी करके बेचे। इसे कहते हैं जखीरा अंदोजी। तो एक मिसाल है, जखीरा मतलब क्या, स्टोरेज, बहुत सारी कोई चीज जमा हो कहीं पर, वो जखीरा कहलाती है। ओके, तो डाटा के जखीरे को क्या कहते हैं? डेटाबेस, जहां पर सारा डाटा जमा होता है। डेटाबेस कहां होता है? हमारी हार्ड डिस्कों में होता है, हमारी मेमोरी कार्ड के अंदर होता है, सही, वो सारा जखीरा होता है हमारा। डाटा किसका? मालूमात का जखीरा। डेट, तारीख, डेट खजूर, खजूर को भी डेट कहते हैं, तारीख को भी डेट कहते हैं, है ना। किसी चीज की भी तारीख सेट करो वो डेट कहलाती है। और डेट खजूर को भी कहता है। डॉटर, बेटी, डॉन, सुबह, सही ना। आई डोंट नो व्हेन आई लास्ट सॉ अ डॉन, व्हाई? बिकॉज आई स्लीप सो लेट and wake up so late that I have not seen dawn since 1 year. 1 साल से मैंने सुबह का आगाज नहीं देखा। डॉन क्या होता है? सुबह ही सुबह। सहर, शहर नहीं है, सहर, इसको क्या कहते हैं? सहर। इसको शहर मत पढ़ना, शहर मतलब होता है जादू, सहर मतलब होता है सुबह। अक्सर बच्चे, अक्सर लड़कियों का नाम होता है ना ये, तो उसको शहर बोल रहे होते हैं। शहर नहीं है, सहर है, सहर, ठीक है बेटा। सहर मतलब सुबह, सुबह का आगाज, डॉन। डे, दिन, डेड, मरा हुआ, ठीक है, मुर्दा, फौत शुदा, लाश, मुर्दा। डेडलाइन, आखिरी तारीख। द डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ द असाइनमेंट इज वेंसडे मॉर्निंग, मतलब वेंसडे मॉर्निंग में आपका असाइनमेंट को सबमिट करने की डेडलाइन है। डेडली, जानलेवा। अगर किसी को कोई फेटल बीमारी हो जाए, फेटल मतलब जानलेवा, या डेडली बीमारी हो जाए, मतलब वो उसकी, मतलब पॉसिबल है कि मौत तक ले जाए। ही हैज गॉट अ डेडली डिजीज, so the doctors are giving him heavy medicines to survive। survive करना मतलब जीते रहना, किसी तरह चल जाना आगे तक, जीते रहना। तो उसको एक डेडली डिजीज हो गया है, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स उसको हैवी डोज दे रहे हैं, हैवी मेडिसिन या हैवी डोज, ठीक है ना, ताकि वो सर्वाइव कर सके। कुछ इस तरह की होती दवाइयां, जो जब कुछ काम नहीं कर रहा होता फिर वो दवाइयां देनी पड़ती। जैसे उनमें से एक दवाई कहलाती है कॉर्टिजोन। कॉर्टिजोन वो दवा होती है जब कोई दवा काम नहीं कर रही होती, फिर ये देते हैं डॉक्टर्स, सही है।
लेकिन कॉर्टिजोन जब डॉक्टर्स ये देते हैं, ये उस सूरत में देते हैं जब कोई दवा काम ना कर रही हो और अब कोई इलाज ही नहीं बचा और ये बहुत ज्यादा डेडली हो गया कोई डिजीज किसी के लिए, तो फिर कॉर्टिजोन देते हैं। तो वैसे ही कॉर्टिजोन क्यों नहीं दे देते? इसलिए नहीं देते, कॉर्टिजोन इतनी खतरनाक दवाई है, इसको लेने के बाद आप चल तो गए, लेकिन अब आपके ऊपर बहुत सारे बॉडीली रिएक्शंस आएंगे, स्किन एलर्जीज होना शुरू हो जाएंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। और जो कॉर्टिजोन ले चुका होता है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम का मतलब आपके जिस्म के अंदर ताकत होती है कि वो बीमारियों से लड़ पाए। जो एक दफा कॉर्टिजोन ले लेता है ना, तो फिर उसको कॉर्टिजोन ही अगली दफा लेनी पड़ती है। और कॉर्टिजोन जिसकी आदत लग गई ना जिसको बॉडी को, तो उसके बॉडी पे और कोई दवा असर नहीं करती। और कॉर्टिजोन आहिस्ते आहिस्ते बॉडी को खत्म करती चली जाती है, उस तरह की दवाई है। लेकिन बंदा वैसे ही जल्दी खत्म हो रहा है तो फिर कॉर्टिजोन दे रहे होते हैं उसको कि किसी तरह चल जाए, राइट। तो कुछ हैवी डोजेस होते हैं ऐसे कॉर्टिजोन जैसे। डील, डील मतलब आप किसी के साथ मामलात करते हो, उसकी डील कहलाती है। इसमें उर्दू लिखी है मामला निपटाना। डील करना मतलब मामला करना, किसी के साथ मामला करना या मामला निपटाना। आप डील्स करते हो ना कि ठीक है यार हमारी डील है कि आपस में सेटलमेंट होती है। डील को हम सेटलमेंट भी कह सकते हैं या मुआहिदा भी कह सकते हैं। हाँ, डील को मुआहिदा भी कह सकते हैं, मुआहिदा, एग्रीमेंट, डील, सेटलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, ये मिलते जुलते लफ्ज हैं। डील, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, सेटलमेंट, ठीक है ना। आप किस चीज की डील करते हो? यार हमारे दरम्यान डील है, हम दोनों सेम काम करते हैं। हमारे दरम्यान डील है कि कभी भी ऐसा होगा कि मेरा ग्राहक उसके पास जाएगा तो वो रिटर्न मेरे पास ही भेजेगा, वो उसको केटर नहीं करेगा। और उसका ग्राहक मेरे पास आएगा तो मैं उसको केटर नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आप वहीं से ले, आप उनके ग्राहक हैं। ये हमारी डील है। पहली बात तो ऐसा करता नहीं है कोई, और करना चाहिए भी नहीं। ग्राहक उसके पास से मेरे पास क्यों आ रहा है? डिससेटिस्फाई होकर ही आ रहा है ना, मुझे तो चाहिए मैं सेटिस्फाई करूँ। तो ऐसी डील्स करती नहीं अमूमन, ठीक है ना। इसी तरीके से दो मिलकर डील कर लें आपस में। 3-4 लोग हैं मार्केट में, मिसाल तौर पे केले बेच रहे हैं, 3-4 फल वाले, डील कर ली कि भाई 150 रुपए दर्जन से कम के प्राइस पे नहीं बेच रहे, जो भी आ जाए। अब इसमें ऐसा मत करना कि ग्राहक जा रहा हो तो तुमने 140 लगा दिया, ये मत करना, ठीक है। तो डील हो गई आपस में 150 रुपए दर्जन ही केले बेचेंगे, तो 150 रुपीज दर्जन बेचने की डील का मतलब ये हो गया। अच्छा, ये डील भी सही डील नहीं है। मार्केट के अंदर जब भी आप रेट सेटिंग करते हो ना, सही बात नहीं है। सब आप इंडिपेंडेंट हो, जिसको जितने का बेचना है, सही है। बहरहाल इस तरह की डील्स भी हो जाती हैं, लोगों दोस्तों में आपस में डील हो जाती है कि भाई जो है ना, अपन जब छुट्टी किया ना मिलके, तो हम सब क्या टीचर को क्या बोलेंगे, हाँ हमारे थे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सही ये बोलेंगे, इसलिए हम लेट हो गए, ठीक है, डील हो गया आपस में। टीचर ने बुलाया, कहा हाँ सही है, क्या हुआ? वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। टीचर है, उसने कहा पर्चे पे सब लिख के दे दो अपने अपने पास कौन सा वाला टायर पंचर हुआ था, सही है। These things, like principle is a principle. डीलर, सौदागर, बेचने वाला या डील करने वाला। जैसे हमारी हाउस डील्स होती हैं, घरों के मुआहदे होते हैं, बेचा, तो वो डील कराने वाला जो एजेंट होता है वो डीलर कहला सकता है, ठीक है। डेयर, DEAR, डेयर किसी अजीज को कहते हैं। डियर पेरेंट्स, काइंडली send your children at 9 o'clock sharp। तो मतलब पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स को लगा मोहतरम, डियर मतलब मोहतरम, अजीज। और DEER, डियर कौन सा होता है? हिरन। डेथ, मौत। अच्छा, ये डियर जो है ना, जिसके साथ एक्सक्लेम लिखा है, ये एक्सक्लेमेशन है, एक्सप्रेशन है कोई। जब भी एक्सक्लेम लिखा हो तो मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क ये वाला होता है। तो एक डेयर जो है ना,
वो एक्सक्लेमेशन के लिए भी यूज, ओ डियर, अबे यार, ओ डियर, ये क्या हो गया, अबे। अब उर्दू में कहते हैं अबे, तो इंग्लिश में ओ डियर, दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओ इसके साथ। डेथ, मौत, डिबेट, क्या लिखा है? बहस करना। बहस करने के लिए लफ्ज है डिबेट, और कोई लफ्ज है? यस, आर्ग्यू भी है एक लफ्ज। डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, डिबेट, इसको मुबाहिसा भी कहते हैं, मुबाहिसा। डेब्रिस, कचरा, मलबा, बाकियात। डेब्रिस क्या है? बाकियात। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके साथ जुमला बना सकते हैं कि when the Israel attacked Gaza, a lot of people died, and even today when we try to clear the debris, of the buildings, जो buildings की बाकियात होती है ना, चूर मूर कचरा, when we try to clear the debris of buildings, we still find dead bodies। कि मलबा क्लियर कर रहे होते तो अब भी डेड बॉडीज निकलती है। सो डेब्रिस जो बाकियात होती है, बाकी जो बच गया, कुछ भी टूट फूट के बाद जो बचता है। डेट, इसको क्या पढ़ेंगे? डेब्ट नहीं पढ़ना है, डेट लिखा हुआ क्या है? डेब्ट लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे क्या इसको? डेट भी नहीं है, डेट सही ना इसको? डेट, डेट, ये तो डेट, डेट पता नहीं कैसे लिखूंगा, एनीवेज डेट है ये, ठीक है। DEBT, डेट। डेट का मतलब कर्जा। मुझ पर एक डेट है, मुझ पर एक कर्जा है। लाइबिलिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? लाइबिलिटी को भी, लाइबिलिटी का मतलब लोन का मतलब या डेट का मतलब, तीनों का मतलब क्या है? कर्जा, सही है ना। और आपको कर्जा देने वाला कौन होता है? क्रेडिटर। कौन होता है? क्रेडिटर वो जिसने आपको क्रेडिट पे कुछ दिया, जिसने आपकी रेपुटेशन देखते हुए, आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए, सही है, आप काबिल भरोसा थे, मतलब क्रेडिबल थे आप, तो आपकी क्रेडिबिलिटी देखते हुए आपको क्रेडिट दिया। देने वाले के लिए वो क्रेडिट दिया उसने, लेकिन जो उसने उधार लिया है उसके लिए वो क्या है? डेट है, कि उधार है, लोन है। लोन, लाइबिलिटी। ये क्या लिखा है? डेब्यू। क्रिकेट देखने वाले को पता है इसको डेब्यू पढ़ना है, लिखा है, लेकिन डिबट लिखा हुआ है, लेकिन डिबट नहीं है, पढ़ना क्या इसको? डेब्यू। कोई जुमला? ऑन हिज डेब्यू मैच मिस्टर आफरीदी टुक 2 विकेट्स। सही है। दिस वॉज सच अ ग्रेट स्टार्ट, साथ ही जुमला लिख दो, इससे पता चलेगा डेब्यू मैच का मतलब पहला मैच। ऑन हिज डेब्यू मैच मिस्टर आफरीदी टुक 2 विकेट्स, दिस वॉज सच अ ग्रेट स्टार्ट फॉर हिज कैरियर। इससे पता चल गया कि आपको डेब्यू का मतलब पता है। डेकेड, डिकेड नहीं है ये, क्या ये? डेकेड का मतलब दिहाई। दिहाई का मतलब 10 साल। 10 साल के वक्त को कहते हैं डेकेड। 10 साल मतलब एक साल किसे कहते हैं? ईयर। 10 साल डेकेड। 100 साल सेंचुरी। ये सेंचुरी है, 100 साल। 100 को भी सेंचुरी कहते हैं और सेंचुरी 100 साल को भी कहते हैं। सेंचुरी नहीं है ये। सेंचुरी क्या था? जानवरों को टेक केयर किया जाता है सेंचुरीज में, दैट सेंचुरी। वो अलग चीज है, सेंचुरी अलग चीज है। सेंचुरी 100 को कहते हैं, 100 साल को भी कहते हैं। डिसम्बर, इट्स अ मंथ।
डिसेंट, शाइस्ता, कोई चीज बहुत शाइस्ता अंदाज में, बहुत अच्छे अंदाज में की जा रही है, वो डिसेंट कहलाती है। डिसेंट, शाइस्ता। क्लियर है? जैसे कि माय मदर इज अ वेरी पोलाइट वुमेन, whenever she meets anyone she looks so decent। मेरी माँ एक बहुत पोलाइट औरत है, बहुत ही नरम मिजाज खातून है। जब भी वो किसी से मुलाकात करती है तो वो बहुत ही शाइस्ता नजर आती है। सही है? माई मदर इज सच अ पोलाइट वुमेन, मेरी माँ इतनी पोलाइट, इतनी नरम मिजाज खातून है, जब वो किसी से मिलते हैं, वेन एवर शी मीट्स एनीवन, तो वो बहुत शाइस्ता दिखती हैं, शाइस्ता नजर आती हैं। शी लुक्स सो डिसेंट। ठीक है? डिसाइड, फैसला करना। डिसीजन, किसी का फैसला। डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी। डिसीजन मेकिंग, फैसला करने को अमल को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मतलब फैसला। इट इज माई डिसीजन, तो डिसीजन या नाउन है। इट इज माई डिसीजन दैट दिस ईयर देयर विल बी नो स्पोर्ट्स सिंस योर ग्रुप इज गोइंग सो मच बैकवर्ड्स इन स्टडीज। तो यहां पर मैंने कहा इट इज माई डिसीजन, ये नाउन के तौर पे यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं वर्ब के तौर पे यूज करूं, सो दिस ईयर आई हैव डिसाइडेड दैट देयर विल बी नो स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिंस you guys are very backwards in education। तो आई हैव डिसाइडेड, या डिसाइड को वर्ब के तौर पे यूज किया है, हैव के बाद लगाया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, आई हैव डिसाइडेड। ठीक है? और डिसाइड को नाउन के तौर पे, तो इट इज माई डिसीजन। क्लियर है? डिसाइड, डिसीजन। अच्छा, डिसीजन मतलब फैसला, फैसला करने के अमल को कहते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। अभी आप क्या कर रहे हैं? आई एम जस्ट डूइंग डिसीजन मेकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट क्वार्टरलीज। Say that what is the syllabus, when will be the exams, what will be the timetable वगैरह वगैरह, ये मैं इसकी डिसीजन मेकिंग कर रहा हूं अभी। डिसाइसिव, कोई अगर आपने डिसाइसिव एक्शन लिया है मतलब फैसला कुन इकदाम डिसाइसिव होता है। अब ये जरा एक समझने वाली है वोकैबुलरी, इसको जरा देखें। ये एक अच्छा लफ्ज है, कभी यूज होता है तो मतलब ये एक एडजेक्टिव के तौर पे क्या लो यूज होता है, देख लो एक दफा कंफर्म कर लो। हाँ, एडजेक्टिव, डिसाइसिव। अब फॉर एग्जांपल आप 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गया, आपसे एनवायरनमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा। आप क्लास के मॉनिटर हो, पूरी क्लास के अंदर पिछले साल भी मॉनिटर थे, कुछ मसले आ रहे थे, नए साल आया अब भी मॉनिटर हो। क्लास जब टीचर नहीं होता तो आपको मॉनिटर के तौर पर रखा है, अब भी क्लास कंट्रोल नहीं हो पा रही। अब तीसरा साल आ गया, इस दफा आपके टीचर ने मॉनिटर आपको बनाने से पहले कुछ सिखाया, ट्रेनिंग दी, ताकि आप डिसाइसिव तरीके से काम करो, फैसला कुन तरीके से। ऐसे नहीं कि अब किया तो ऐसा कर दूंगा, अब किया तो वैसा कर दूंगा, अब किया तो नाम लिख दूंगा। आप डिसाइसिव हो गए तो पता है क्या होगा, पहली दफा जिसने कुछ किया ना उसका नाम लिख दिया, और जिसका नाम लिख दिया गया उसको पता है तो 2 आवर्स की डिटेंशन लग गई। एकेडमी आवर्स खत्म होने के बाद 2 आवर्स की डिटेंशन लग गई, उसको डिटेन कर लिया, रख लिया पनिशमेंट के तौर पर। तो अब आपने डिसाइसिव काम किया, फैसला कुन। हर दफा कहते थे अब कर दूंगा, इस दफा आपने कर दिया, फैसला ले लिया। तो डिसाइसिव का मतलब होता है फैसला कुन, कि जिसमें आप ये नहीं करते कि ऐसा करोगे तो होगा, ऐसा किया तो आपने कर दिया। फॉर एग्जाम्पल वॉर टाइम्स में क्या होता है, जब वॉर होती है तो एक कंट्री दूसरी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर दाखिल होकर अटैक करती है ना, तो दूसरी कंट्री के सर पे आ जाती है वो चीज, उसको डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ता है। क्योंकि अगर नहीं लिया तो अगली कंट्री को ये मैसेज जाएगा ये तो इतने वीक है, तो वो भी नहीं कर पाते, तो अगली दफा बार बार अटैक करेंगे, तो पहले अटैक के जवाब में ही जवाबी अटैक देना पड़ता है। इसलिए आर्मीज हैव टू टेक डिसाइसिव एक्शंस अगेंस्ट attacks from enemy। armies have to take decisive actions against the attacks from their
एनिमीज टू लेट देम नो, उनको ये बताने के लिए दैट दे आर नॉट वीक, कि वो वीक नहीं है। फैसला कुन अमल, रद्द अमल देना पड़ेगा। डिसाइसिव एक्शन भी नहीं कहूंगा, रिएक्शन। डिसाइसिव फैसला कुन रिएक्शन, फैसला कुन रद्द अमल देना पड़ता है आर्मीज को, अगली आर्मी के अटैक के ऊपर। क्या बताने के लिए? ये बताने के लिए कि वो वीक नहीं है, कि वो कमजोर नहीं है, कि वो डिफेंड कर सकते अपने मुल्क को। डेक जो है ना आप यूं कह लो कि वैसे डेक कश्ती के अंदर इस्तेमाल होता है, तो आपकी कश्ती होती है, उस कश्ती के अंदर जो पोर्शन होता है ना, निचला वाला हिस्सा कश्ती के अंदर, ये नीचे खट 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 कर सीढ़ियां नीचे वाले हिस्से पे लेके जाती है, ये नीचे वाला हिस्सा कहलाता है डेक। सही है? जहाज के डेक के अंदर, पानी के जहाज के डेक के अंदर सामान स्टोर किया जाता है, रस्सियां होती है, टूल्स होते हैं, सब कुछ होता है। जैसे फिशिंग करने जा रहे हैं तो सामान डेक में रखते हैं, वो निकालते हैं उसमें से। डिक्लेरेशन, कोई चीज की अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट बोलो या डिक्लेरेशन बोलो, मतलब कोई चीज ऐलान करना, ऐलानी तौर पे करना, किसी किस्म का ऐलान। सही है? डिक्लेरेशन कहलाती है कि वो बात जो अवाम में आम कर दी जाए ना, आम मतलब सब तक फैल जाए, वो बात जो अवाम में, अवाम मतलब पब्लिक, वो बात जो पब्लिक में आम कर दी जाए, अवाम के अंदर आम कर दी जाए, वो बात जो है वो डिक्लेरेशन कहलाती है। डिक्लेयर करना, ऐलान करना। इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, इनिंग्स डिक्लेयर करने का मतलब ये हो गया ऐलान कर दिया कि अब ये इनिंग्स हम खत्म कर रहे हैं, अब हम जाके बॉलिंग करेंगे। बैटिंग टीम ने 2 दिन गुजर गया, बैटिंग करते 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 630 रन तक स्कोर बोर्ड पे डाल दिए, और अभी तक 4 ही आउट है, और दूसरा दिन भी ऑलमोस्ट खत्म पे है, खत्म हो गया दूसरा दिन भी, एंड पे ही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, बस काफी हो गया है, अब पहली बैटिंग थी, अब हम डिक्लेयर कर रहे हैं इनिंग्स। डिक्लेयर ये टेस्ट मैच में होता है, तो बैटिंग टीम ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी, अब बॉलिंग टीम बैटिंग टीम बन के आ रही है, आखिरी दिन का जो है ना आखिरी पहर रह गया है, तो उनको बॉलिंग कराते कराते कोशिश होगी कि आउट कर दे जितना जल्दी। लेकिन अगर ये डिक्लेयर ना करते दूसरे दिन के अख्तिताम तक, तीसरे चौथे दिन तक भी बैटिंग करते रहते, तो क्या नुकसान होता? टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला जाता, क्योंकि अभी आपकी बैटिंग खत्म हो नहीं रही, वो आउट नहीं कर पा रहे, आप रन पे रन लगाए जा रहे हो, फिर उनकी बैटिंग आएगी, वो भी 10 विकेट है, वो भी उतना ही खेलेंगे, फिर आपकी बैटिंग, फिर उनकी बैटिंग, इतना लंबा हो जाएगा तो ड्रॉ हो जाएगा मैच, 5 दिन तक खत्म नहीं हुआ, ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैच को डिक्लेयर, वो इनिंग्स को डिक्लेयर करते हैं, मतलब ऐलान कर देती है टीम कि हम अब डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब बैटिंग नहीं कर रहे हैं, और बैटिंग टीम करती है ऐलान, ये नहीं बॉलिंग टीम वाली डिक्लेयर कर दे कि हम बॉलिंग टीम डिक्लेयर कर दिया कि अब हम बॉलिंग नहीं कर रहे, बैटिंग टीम हम तो बैटिंग कर रहे हैं। तो यह बैटिंग टीम के पास होता है डिक्लेयर करना है नहीं करना है। डिक्लाइन, किसी चीज का इनकार करने को, रिफ्यूज करने को डिक्लाइन कहते हैं। एक तो कि मैं नहीं करूंगा ये काम, रिफ्यूज किया आपने काम को, रिफ्यूज करने को और क्या कहते हैं? डिक्लाइन। आपने ऑफर दी, अगले ने डिक्लाइन कर दी, रिफ्यूज कर दी। आप ऑफर दे रहे हैं कि भाई ठीक है, आपको ये गाड़ी आप कह रहे 18 लाख में चाहिए, मैं 18 लाख में तो नहीं बेच सकता, इस पे तो अपनी डील नहीं होगी, क्योंकि कम से कम भी इसके मतलब मुझे 20-21 लाख तो आने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको आखिरी ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपके लिए 19,50,000, बस इससे कम नहीं होगा, और आपके तो नो सॉरी, नहीं ले सकता मैं ये 18 लाख से ऊपर की। तो आपने क्या की? ऑफर डिक्लाइन कर दी या रिफ्यूज कर दी। क्लियर है? डिक्लाइन समझ में आ गया? अब डिक्लाइन का एक और मतलब समझना, उतार। डिक्लाइन का मतलब होता है उतार। एक होता है चढ़ाव किसी चीज का, वो कहलाता है इंक्लाइन, सही। और किसी चीज का उतार, ढलान, कहलाते हैं डिक्लाइन। ढलान क्या कहलाती है? डिक्लाइन। किसी चीज का चढ़ाव जो है इंक्लाइन कहलाते हैं, और ढलान डिक्लाइन कहलाती है, सही है। तो अगर आप ये कहना चाहते हो
के डिक्लाइन को किसी और अंदाज में यूज करना चाहते हो तो आप ये कह सकते हो कि यार हमारा बिजनेस जो है पिछले 3 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, इंक्लाइन कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन लास्ट ईयर हमारा बिजनेस डिक्लाइन किया है, अब घाटे में जा रहा है हमारा बिजनेस। अब मुल्क की पॉपुलेशन, लेट्स सपोज एक इसी का डिक्लाइन की और एक और मिसाल ले लेते हैं। मुल्क की पॉपुलेशन इंक्लाइन की जा रही है क्योंकि पैदाइश बढ़ती जा रही है बच्चों की बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार हमारी गवर्नमेंट सस्टेन नहीं कर पा रही इतनी फैसिलिटीज, इतनी हाई बर्थ रेट को सस्टेन नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज निकाल रही है, 10 किस्म की चीजें कर रही है कि किसी तरह मुल्क की पॉपुलेशन स्टेबल होना शुरू हो जाए। अच्छा, कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग और ऐसी हो जाती है कि उस मुल्क की पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है, वो बहुत खतरनाक है किसी मुल्क के लिए। पॉपुलेशन डिक्लाइन को फिर रोकना मुहाल हो जाता है। सही, जैसे जापान है, जापान के अंदर अब ये रीत बन चुकी है कि वो उस तरह से, जिस तरह हमारा फैमिली सिस्टम वर्क करता है कि एक एक घर में 3-3, 4-4, 5 बच्चे तो सस्टेन करने चाहिए, मतलब वो पढ़े लिखे होने चाहिए, वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर डिपेंडेंट हो गए और उनको कोई कुछ दे नहीं रहा तो क्रिमिनल बन जाएंगे वो बच्चे। सही, तो तादाद हो और डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट हो, कुछ काम धंधा जानती हो, सो दैट्स प्रोडक्टिव। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्टिव की हद तक भी बच्चे मौजूद नहीं है, इतनी भी औलादें नहीं हो रही, क्योंकि वो फैमिली सिस्टम उस तरह से लेके नहीं चल रहे, लोगों के हैबिट ही खत्म हो गया औलादें लेना, तो अब वहां पॉपुलेशन गिर रही है। और गिरती हुई पॉपुलेशन में फ्यूचर थ्रेट ये है कि उनकी नस्ल आहिस्ते आहिस्ते करके कम ना हो जाए, एक कौम पूरी कम हो गई, खत्म हो गई, विच इज नॉट गुड। पूरी दुनिया के अंदर एक डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, लाइफ की बहुत सारी इकसाम है, अलग अलग इलाके के बहुत सारे अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग बॉडीज, अलग अलग हाइट्स, और तो ये दुनिया की वैरायटी है। इस वैरायटी में से वैरायटीज कम हो जाएंगी कि अगर एक कौम बिल्कुल ही खत्म हो जाए, डिक्लाइन होते 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 तो खत्म ही हो जाए, राइट। सो बहरहाल मैं कहां से कहां ले गया, इंक्लाइन का मतलब बढ़ना और डिक्लाइन का मतलब गिरना, ठीक है जी। डिक्लाइन के लिए इंक्लाइन क्या है, सिनोनियम, ऑपोजिट, जिसको क्या कहते हैं, एंटोनियम, एंटोनियम भी कहता है, क्लियर है। डिक्लाइन का मतलब किसी चीज का जवाल, कमी, जवाल मतलब उरूज बढ़ना, जवाल गिरना, ठीक है। तरक्की ग्रो करना, जवाल डिक्लाइन करना, क्लियर। डेकोरेट, डेकोरेशन सजावट, सही ना। आई कॉल्ड माई फ्रेंड फॉर द डेकोरेशन ऑफ माई हाउस बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। मैंने अपने दोस्त को कॉल किया मेरे घर की डेकोरेशन के लिए, अभी क्लियर नहीं हो रहा तो साथ में मैंने जोड़ दिया बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी, कि मेरे भाई की शादी की सेरेमनी है इसलिए, ठीक है। ब्रदर एपोस्ट्रोफी एस, ब्रदर्स, ब्रदर की एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा, ब्रदर भाई, और भाई के लिए भाई की कोई चीज तो ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। बहुत अच्छी स्पेलिंग लिखी है वेडिंग सेरेमनी की, सॉरी। वेडिंग सेरेमनी, क्लियर। डिक्रीज कम होना, किसी चीज में कमी को भी डिक्रीज कहते हैं। डेडिकेटेड, ये लफ्ज सारा समझ लो, कोई इंसान कमिटेड होता है ना किसी काम में, कमिटेड है या डेडिकेटेड है, मतलब क्या है इसका, करनी ही है, सही है, बिल्कुल जो ना पुख्ता इरादे के साथ है कि करना ही करना है। कमिटेड, डेडिकेटेड, इसका मतलब करेगा ही करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है जो डेडिकेटेड प्लेयर है, कह लो एक डेडिकेटेड प्लेयर है किसी टीम का, क्या करने लग रहा है वो, टीम को जिता के ही छोड़ेगा,
क्या करता है उसके लिए? वो एक्सरसाइज भी बहुत करता है, रनिंग भी बहुत करता है, अपनी प्रैक्टिस भी बहुत करता है, ब्ला 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 ब्ला। तो हम उसको कह सकते हैं ये डेडिकेटेड प्लेयर है, दिल से, या बड़ा कमिटेड बच्चा है ये डेडिकेटेड स्टूडेंट है। मतलब जब ये बैठा है काम करने के लिए तो डेडिकेशन के साथ बैठा है, तो वो डेडिकेटेड स्टूडेंट कहलाया, राइट? या कमिटेड कहलाया? जिसने खुद को वक्फ कर दिया हो, या पुर अज़म, पर अज़म नहीं है, पुर अज़म, क्या पुर अज़म, वो जिसने अज़म कर लिया हो, इस बात की ठान ली हो कि ये तो मैं करके ही छोड़ूंगा, तो पुर अज़म कहलाता है वो। मतलब अगले क्वार्टरलीज की तैयारी के लिए क्या है स्टेटस आपका? आई एम वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय प्रिपरेशन बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज माय परसेंटेज। सही है? इसका मतलब क्या हुआ उर्दू का? आई एम वेरी डेडिकेटेड फॉर प्रिपरेशन, मतलब मैं तैयारी के लिए बहुत पुरअज़म हूं, क्योंकि मुझे अपनी कारकर्दगी या परसेंटेज को बढ़ाना है। डेडिकेशन वही आपकी जो लगन होती है ना किसी चीज के साथ, किसी काम के साथ, कमिटमेंट होता है, डिवोशन भी कहलाता है। कमिटमेंट, डेडिकेशन एक ही बात है। डीड, कोई भी आपकी डीड्स होती है वो आपके अमल होते हैं, आमाल होते हैं, डीड्स। गुड डीड्स, बैड डीड्स होती है ना। गुड डीड्स नेक आमाल, अच्छे आमाल, बैड डीड्स बुरे आमाल या गुनाह। ठीक है? इविल डीड्स का मतलब क्या होगा? चलो, इविल किसे कहते हैं? शैतान। तो इविल डीड्स शैतानी आमाल, डीड्स है ना, अमल थोड़ी है, एक से ज्यादा है। ठीक है जी? डीम समझना, थिंक अबाउट समथिंग, थिंक, या डीम, इसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में कुछ समझना। जैसे कि whenever okay, whenever my parents say anything I deem it necessary to do। मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ भी कहते हैं ना तो आई डीम इट नेसेसरी, मैं उसे यूं सोचता हूं जैसे कि वो नेसेसरी है, वो तो करना ही करना है। ठीक है ना? सो अब जुमला समझना। whenever my parents say anything to me I deem it necessary to do। मैं सोचता हूं नेसेसरी है करना। नेसेसरी का मतलब जरूरी, बिकॉज आई एम एन ओबीडियंट चाइल्ड, मतलब मैं एक फर्माबरदार बच्चा हूं। सही जी? सही है ना? रिलेट नहीं कर पा रहे, जुमले से रिलेट नहीं कर पा रहे। हाँ, जुमला किसी के लिए ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो नहीं है। चलो तुम्हारे लिए अच्छा कर देते हैं। एंड आई एम ऑल्सो अ लायर। लायर मतलब झूठा। अभी सही हो गया जुमला? यस, एक बच्चे ने कहा, अब रिलेट कर गया वो। डीम मतलब समझना है, कंसिडर करना किसी चीज को, कि किस तरह कंसिडर करते हो। मैं इसको नेसेसरी कंसिडर करता हूं। ठीक है? अभी कुछ होता है, फॉर एग्जाम्पल देयर was a person in my school who I did not consider, या who I did not deem as a teacher, so whenever he said anything I would never follow because I did not like the personality। ये बंदा ही नहीं पसंद आता था।
तो जब भी मैं उसको डीम नहीं करता था टीचर जैसा, मैं उसको कंसिडर नहीं करता था एज अ टीचर, मैं उसको टीचर जैसा नहीं समझता था सर, क्योंकि बंदा ही सही नहीं था। होते हैं कुछ। डीप, गहरा, किसी को डीप कट लग जाए तो मतलब गहरा जख्म है वो। आई गॉट अ डीप कट। डीप कट कब लगता है? जब बॉल जोर की लग गई। नहीं भाई, बॉल है, कोई चाकू थोड़ी फेंका है। डीप कट कब लगता है? जब कोई धारीली चीज आपको घुस जाए या कट कर दे आपको। क्लियर है? दैट्स अ डीप कट। डीप कट जब लगता है तो फिर क्या करना पड़ता है? स्टिचेस। हाँ, आई गॉट अ डीप कट व्हेन आई हिट एन आयरन बार, एक लोहे का सरिया, एन आयरन बार, सो आई हैड टू गेट स्टिचेस। सही है, मुझे स्टिचेस लगवाने पड़े। तो ये स्टिचेस से डीप कट रिलेट कर पा रहा है। कट का मतलब तो कट लग गया, डीप कट का मतलब गहरा है। जब भी मैंने स्टिचेस की बात भी कर ली ताकि जो पढ़ने वाला है उसको उसका जुमला मिल जाए, ऐसा जुमला जिससे मतलब वाज़ेह हो रहा। डीपली, बहुत गहराई में। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सिट फॉर स्टडिंग आई डोंट वॉन्ट एनी नॉइज अराउंड मी। मैं अपने अराउंड कोई भी इर्द गिर्द नॉइज नहीं चाहता। व्हाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू डीपली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई टॉपिक्स। सही है? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। मेरा मसला ये, जरा सा भी नॉइज होता है तो मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। So in order to deeply concentrate, I sit in a library or somewhere else where I am alone, so that I can deeply concentrate on my topics. Default, डिफॉल्ट करना मतलब किसी किस्म का काम जो है आपने अंजाम नहीं दिया। फॉल्ट, फॉल्ट रहने दिया किसी चीज में। डिफॉल्ट कहलाना मतलब किसी चीज में आपने फॉल्ट रहने दिया। डिफॉल्ट किया मतलब आप नाकाम हो गए। सही ना? जैसे कि आई हैड अ डेट टू सेटल बाय मंडे। आई हैड अ डेट टू सेटल बाय मंडे। क्या मतलब है इसका? मुझे लोन सेटल करना था, पे बैक करना था। कब तक? बट आई डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। लेकिन मैंने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया, मतलब नाकाम हो गया, नहीं की मैंने। सही है जी, कोताही हो गई मुझसे। डिफॉल्ट का मतलब कोताही करना, नाकाम करना। अच्छा, एक डिफॉल्ट का और मतलब भी है। वो क्या होता है? डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं आपकी। मोबाइल की डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, कंप्यूटर की डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है। उसका मतलब पता है क्या है? जब आप मोबाइल खरीदते हो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है, उसका वॉल्यूम डिफॉल्ट सेटिंग पे सेट हुआ है। जैसे 80% पे वॉल्यूम है उसका, उसकी डिफॉल्ट बैकग्राउंड पिक्चर है, सब कुछ डिफॉल्ट है। वो सेटिंग जो आपने छेड़ी नहीं है तो मोबाइल के साथ, वो डिफॉल्ट सेटिंग्स है। अब आप उसकी बैकग्राउंड पिक्चर चेंज कर रहे हो, अपनी कोई पिक्चर लगा दी आपने। सही है? इसी तरीके से एक मोबाइल है, उसका डिफॉल्ट जो फ्रंट मेन्यू है उसके ऊपर कोई आइकन नहीं है, डिफॉल्ट है ये। उसके अंदर आपने आइकन ला ला के डाले कि मैं जो यूज करता हूँ वो सामने दिख जाने चाहिए। सही? तो वो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है। जैसे कि व्हेन आई कनेक्ट माय माइक, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स क्या होती है कि वॉल्यूम, माइक का इनपुट वॉल्यूम कम होता है, तो मैं उसको बढ़ा देता हूं ताकि मेरा माइक ज्यादा आवाज पकड़ सके। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर कम वॉल्यूम रखूंगा तो आवाज क्लियरली वो माइक पकड़ नहीं पाएगा। तो मैं उस माइक की आवाज को एनहांस करने के लिए उसका वॉल्यूम अगर 70% पे डिफॉल्ट था तो उसको 80-85% तक ले आता हूं। क्लियर है? डिफॉल्ट का मतलब। तो एक डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है वो जिसको छेड़ा ना गया हो तो वो कैसी होंगी? जैसे मैं अगर वर्ड डॉक्यूमेंट खोलता हूं नया, तो डिफॉल्ट सेटिंग्स देखो, फॉन्ट कौन सा है? एप्टॉस बॉडी। फॉन्ट का साइज क्या है? 12। अब मैं कुछ भी लिखता हूं, कुछ भी लिखता हूं, सही है? तो ये आ गया। अब मैं कह रहा हूं नहीं तुम लोग को दिख नहीं रहा, तो मैं इसका डिफॉल्ट चेंज कर रहा हूं। डिफॉल्ट तो 12 था फॉन्ट साइज, मैं फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूं। सही है? और मैं कहता हूं कि यार यही चीज अगर हैंड रिटन अंदाज में लिखी होती तो कैसी होती, तो मैं कुछ हैंड राइटिंग टाइप का जो है ना फॉन्ट सेलेक्ट करता हूं।
मे बी सम थोड़ा सा हैंड राइटिंग, ये मैंने क्या किया, इसका डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज कर दिया और किसी किस्म के हैंड रिटन टाइप का जो फॉन्ट है वो डाल दिया, और सर्च कर सकता हूँ किसी किस्म की कर्सिव राइटिंग टाइप का कुछ अगर मिल जाए तो मे बी दिस वन। सही है, तो क्या किया मैंने, इसका डिफॉल्ट चेंज कर दिया। डिफीट हराना, डिफीट मतलब शिकस्त देना। आप किसी चीज को, आप किसी टीम को डिफीट कर देते हो, शिकस्त देते हो, और डिफीट शिकस्त को भी कहता है एज अ नाउन। इनके जुमले देख लेना। डिफेक्ट किसी चीज में कोई खामी हो, कोई फॉल्ट हो, जिस चीज में कोई फॉल्ट होता है मैं क्या कहता हूं, डिफेक्ट है, फॉल्ट है, फ्लॉ है या डिफेक्ट है किसी चीज में। डिफेंस क्या पढ़ोगे इसको, दिफा। किसी मुल्क का डिफेंस कौन करता है, हाँ, किसी भी मुल्क का डिफेंस उसकी आर्मी करती है। सही है ना, इसी वजह से हम जो आर्मी के इदारे हैं उनको डिफेंस अथॉरिटीज भी कहते हैं। हमारी डिफेंस अथॉरिटीज में कौन कौन है, आर्मी, नेवी किसकी होती है, नेवल होती है। नेवी नेवल पे काम, नेवल मतलब समंदर की, एयरफोर्स, ठीक है ना। पुलिस, रेंजर्स, अच्छा पुलिस और रेंजर्स तो मुल्क के अंदर दिफा करते हैं, मुल्क के बाहर से अटैक की दिफा कौन करते हैं, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, आई, आई नहीं है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ISI, ISI। सही है, ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करती है कि कहां अटैक होने वाला है, कहां कौन लोग मुलव्वस है, सारी जो बैठ के वर्किंग थिंकिंग की वर्क कर रहे होते हैं वो सारी है। और इनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आर्मी और नेवी को पता चलता है कहां अटैक करना है, कहां नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। क्लियर है, तो ये हमारी सारी क्या है, डिफेंस अथॉरिटीज हैं। डिफेंस करना मतलब दिफा करना, डिफेंड करना मतलब भी दिफा करना। अच्छा, डिफेंस दिफा होता है और आप डिफेंड कर रहे हो तो मतलब दिफा कर रहे हो। आप अपनी आपके दोस्त को कोई जो है ना बुरा भला कर रहा है तो आप उसको डिफेंड कर रहे हो कि नहीं भाई मेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं करो। कभी कभी आप अपने दोस्त को दिफा करते हो, कभी कभी आप अपने मुल्क का दिफा करते हो कि किसी इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर आपके मुल्क को कोई जो है ना बुरा भला कह रहा है तो आप उसके दिफा के लिए खड़े हो जाते हो कि ये वाली बुराइयां जो आप हमारे मुल्क को बता रहे हो वो तो मौजूद नहीं है, बल्कि आप फालतू में झूठ भर रहे हैं अपनी बातों के अंदर, तो आप अपनी लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स के साथ फिर पूरा करते हो। तो ये सब डिफेंड करना होता है। अक्सर लोग जो है अपने पेरेंट्स को डिफेंड करते हैं, जो कि करना चाहिए, अच्छी बात है, ठीक है, कि कहीं पर कोई उनके पेरेंट्स के खिलाफ कोई जो है ना बात कर रहा है कुछ तो वो आके डिफेंड करते हैं, ये पेरेंट्स हमारे, राइट। डिफेंड करना मतलब दिफा करना। आप अपने आप को भी डिफेंड करते हो, अगर आपके खिलाफ कोई झूठ गढ़ रहा हो या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो तो आप उसको डिफेंड करते हो। अच्छा, ऑफिशियली अगर आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे और पुलिस आपको हिरासत में ले ले और अब आपको डिफेंड करना है तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा, वकील, लॉयर्स। तो आपको डिफेंड करने की आपने अपने आप को दिफा करने की अथॉरिटी एक वकील को दे दी जो कि एक्सपर्ट है उस काम में, उसको बोलना आता है, उसको लिखना आता है, उसको कानून पता है, सारे रूल्स पता है, आपके मुल्क का लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन पता है उसको सारा। तो क्योंकि वो मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कानून जानता है, सारे लॉज जानता है, तो फिर वो आपको अच्छे से डिफेंड कर पाएगा, तो वो आपका डिफेंडर होता है, वकील आपका डिफेंडर बन जाता है। डिफेंसिव क्या होता है, कौन होता है डिफेंसिव बंदा, कौन होता है, डिफेंसिव वो होता है जो बचाव करता है। डिफेंसिव कौन होता है, अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है गेम खेल रहा है, एक होता है अटैकिंग मोड में खेल रहा होता है, निकल निकल के जहां दिख रहे हैं दूसरे बंदे उसको मार रहा है, और एक डिफेंसिव मोड में खेल रहा है कि जब कोई आएगा तब मारूंगा। अटैकिंग मोड वाले क्या निकल के मारने जा रहे हैं, डिफेंसिव मोड वाले खड़ा है, तो दोनों स्ट्रेटेजीज है ना, कभी आपको अटैकिंग खेलना पड़ता है, कभी डिफेंसिव। क्रिकेट में भी होता है, फुटबॉल में भी होता है। आपकी टीम ने 3 गोल मार दिए, अब आप अच्छी पोजीशन में हो और अब आपको 30-40 मिनट बचाने हैं, तो आप थोड़ा डिफेंसिव मोड में भी आते हो, डिफेंडर बढ़ा देते हो। डिफेंडर जब होता है ना लाइनअप के अंदर, तो पहले आपने अगर 3 डिफेंडर रखे थे, अब आपने 4 डिफेंडर कर दिए। पहले आपकी फुटबॉल पोजीशन ये थी, कीपर था, ये नेट्स है,
ये कीपर है, गोल पोस्ट एरी, यहाँ पर कीपर है। कीपर के अलावा आपने जो है ये ग्रीन कलर के डिफेंडर्स पहले 3 रखे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। 11 खिलाड़ी होते हैं टोटल, तो 3 डिफेंडर के बाद फिर आपने जो है मिडफील्ड पे 4 रख देते, 1 2 3 4, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या किया, 3 और बंदे बच गए, 4 3 7 8 और 2, 3 बंदे और बच गए। तो 3 बंदे आपने अटैकिंग पे खिला दिए। पहले ये थी आपकी फॉर्मेशन। अब आपने कहा फॉर्मेशन चेंज करते, 3 गोल हमारे पड़ गए, अब हमें टाइम बचाना है, तो यहां से अटैकिंग वाले बंदा एक कम करके मिडफील्ड पे ले आए, या सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक बंदा अटैकिंग वाला सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बदले डिफेंडर उठा लिया, सही है। और डिफेंडर जो है उसको आपने 3 की जगह 4 डिफेंडर कर दिए, 1 2 3 4, और लाइन से उनको रख दिया। तो आपने क्या किया, अपना डिफेंस में इजाफा कर दिया, दिफा कर लिया। क्यों, आप कभी अटैकिंग खेल लेते, कभी डिफेंडिंग, क्यों कभी कभी हमें अटैकिंग खेलना पड़ता है, डिपेंड करता है। अब जब अटैकिंग खेल के हमारा टारगेट अचीव हो गया ना, अब खुद को गोल पड़ने से रोकना है, अब कम से कम गोल कंसीड करने, मतलब गोल कम से कम खाने हैं। पहले गोल स्कोर किए, स्कोर हो गए, अब कंसीड नहीं करने, मतलब आपको ना पड़ जाए उल्टे, तो गेम को बचाने चलाने मजीद। तो डिफेंसिव मतलब दिफाई या बचाव से मुतालिक, जो बचाव वाली अप्रोच होती है ना, बचने वाली, बचने बचाने वाली, डिफेंसिव होती है। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी होती है ना कुछ लोगों में। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जो ग्रो नहीं कर पा रहा, डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई इसके अंदर जो है ना किस किस चीज की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर ने उसके बताया भाई इसको जो है ना आपने विटामिन देने हैं, आपने मिनरल्स देने हैं, उसको कैल्शियम की भी कमी है बच्चे में, वगैरह वगैरह, धूप खिलानी है, ठीक है ना, विटामिन डी की कमी है, तो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी को रीस्टोर करना, रिकवर करने के लिए क्या किया जाता है, बेस्ट क्या है, धूप खाना, सनलाइट लेना, ठीक है। डेफिसिट, कमी, किसी चीज की कमी को या खसारे को या लॉस को कहते हैं डेफिसिट। मसलन मसलन ये कि आपने माल खरीदा 1000 रुपए का, ठीक है ना, माल आया 1000 रुपए का, मतलब 1000 रुपए आपके पास से गए तो माल आया, सही है। वो माल रखा हुआ था, बेचने लगे बेचने लगे, बेच के सारा बेचा, हालांकि मुनाफे में बेच रहे थे, थोड़ा थोड़ा मुनाफा रख के। 1000 रुपए में किसी भी चीज के 100 पीसेज आ गए, कितने अदद आ गए, 100 अदद पीसेज आ गए। वो एक एक दो दो करके बेचते थे, चले आते थे, आते बेचते, सारे बेचने लगे। तो आपने देखा अब तक मैं तकरीबन 800 रुपए कमा चुका हूं, और माल बस 1 2 पीस ही रह गए। ये क्या हुआ, डेफिसिट हो गया ये तो। 1 2 पीस भी बेच दूंगा तो 880 हो जाएंगे ज्यादा था। 40 का भी अगर एक बेचता हूं, 30 का मुनाफा, तो मेरे तो आधे से ज्यादा माल शॉर्ट हो गया है। खतरनाक डेफिसिट है ये। क्यों, 800 कमाए हैं, 1000 दे के 800 आए और माल भी खत्म हो गया, तकरीबन 1 2 यूनिट्स रह गए, बल्कि वो भी खत्म हो गए। चलो, तो आप क्या कहोगे, 200 का क्या है यहां पर, लॉस, डेफिसिट, खसारा, नुकसान, सही है, खसारा, खैर, खसारा। अब एक और मिसाल देता हूं, अगर हमारे मुल्क को जब कुछ मंगवाना होता है दूसरे मुल्क से, तो दूसरे मुल्क से कुछ मंगवाने को कहते हैं दर आमद। क्या, आपके दर पे आमद हो, आपके दर पे, आपके घर पे आ रही है कोई चीज, तो दरामद। किसी दूसरे मुल्क से हमने दरामद की, इंग्लिश में क्या कहलाती है, इंपोर्ट। आपके मुल्क ने इंपोर्ट्स की हैं मिसाल के तौर पे $10,000 की, तो आपके मुल्क में जब इंपोर्ट्स हुई तो आपके मुल्क को $10,000 देना पड़ेगा। जिस कंट्री से मंगवाए, चाइना से माल मंगवाया, चाइना को $10,000 चले गए, तो आपके मुल्क में जो भी डॉलर्स रखे थे वो 10,000 कम हो गए, राइट। अब आप उसको पूरा करने के लिए क्या करोगे, एक्सपोर्ट, खुद भी कोई माल बना के एक्सपोर्ट करोगे ना, ताकि डॉलर कमाए भी तो सही, वरना तो डॉलर खत्म हो जाएंगे, फिर तो बाहर से कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। तो आपके मुल्क से बना के कुछ बेचना भी है, तो एक्सपोर्ट करोगे। एक्सपोर्ट को क्या कहते हैं उर्दू में, बरामदात, बरामद। एक्सपोर्ट मतलब बरामद, बरामद मतलब निकलना, दरामद मतलब आना, है ना। ये देखो क्या बरामद हुआ, देखो क्या निकला, बरामद होता है।
तो बरामदात मतलब एक्सपोर्ट्स है, निकलना, और दरामदात मतलब दर पे आना, आना, सही, इंपोर्ट। आपने एक्सपोर्ट्स किया मिसाल के तौर पे $12,000 का, इंपोर्ट किया था $10,000 का, और एक्सपोर्ट कितना किया? तो एक्सपोर्ट किया तो जो माल गया और पैसा आया ना, तो अभी आपका क्या हुआ? डेफिसिट है? नो, अभी आपका क्या है? सरप्लस। क्या? इजाफी, बढ़ गया, कितने से? 2000 से। 10,000 गए, 12,000 आए, तो 2,000 बढ़ गए। अगर आपने एक्सपोर्ट 12,000 ना किया होता, बल्कि आपने एक्सपोर्ट किया होता 9,000, तो अब क्या होता? कितने का? $1,000 का डेफिसिट होता। वो क्लियर हो गया? डिफाइन करना मतलब किसी चीज की तफसील करना, वजाहत करना, डिफाइन करना। डेफिनेट, कोई ऐसी चीज जो वाजे हो। अगर आप पूछते सर वो मतलब थर्सडे के दिन खेलने आना है ना, डेफिनेटली, ये तो वाजे है यार, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली का मतलब क्या? जाहिर है। डेफिनेटली का मतलब जाहिर है, वो चीज जो वाजे है, बार बार क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। अब एक चीज डेफिनेट क्या है? इट्स डेफिनेट। घर पे जाके बोलते हो ओ माय गॉड मेरी परसेंटेज तो बहुत खराब है, अब क्या करें? और मदर कहती है, सर से बात हुई तो सर ने कहा इट्स डेफिनेट कि अगर पूरे साल में एग्रीगेट परसेंटेज 50% से ऊपर नहीं हुई, 50% से ऊपर अगर नहीं हुई, तो ये डेफिनेट है कि बच्चा क्लास रिपीट करेगा। डेफिनेट मतलब वाजे, डेफिनेटली मतलब वाजे तौर पे, यकीनी तौर पे एक चीज डेफिनेटली सही है। ठीक है। डेफिनेटली आप पानी नहीं दोगे तो घास जली जाएगी ना। डेफिनेशन, किसी भी चीज की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी तफसील होती है, वजाहत होती है। सही है। मैं कहूं कि मुझे बताओ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डेफिनेशन ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये आप जब उसकी डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताता हूं कि डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ पावर दैट मेक्स एनीथिंग मूव, दैट मेक्स एनी मशीन मूव। ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, वजाहत है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। डेफिनेशन समझते हो? Whenever I don't know a word, I open dictionary to find its definition, to find its meanings and definition. इससे आइडिया हो गया कि तुम डिक्शनरी को, जब कोई वर्ड नहीं पता होता तो मैं डिक्शनरी खोलता हूं उसके मीनिंग्स और डेफिनेशंस निकालने के लिए। तो ये आपको इसका जुमला आपने बना दिया ऐसा कि मतलब वाज़ेह हो। ओहो, डिफाई, अगर आप किसी को अपोज करते हो मतलब उसको डिफाई कर रहे हो, मतलब उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। डिफाई करना मतलब अपोज करना, किसी के अगेंस्ट बात करना। डिफाई करना, अपोज करना, मुखालिफत करना होता है इसका उर्दू तर्जुमा क्या है? डिफाई किया, मुखालिफत की। डिग्री, डिग्री मतलब दर्जा, कितने डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का दर्जा क्या चल रहा है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। हाँ सही है, इतनी गर्मी नहीं है। लेकिन पता है मई में क्या था? 50 डिग्री, मई में दर्जा 50 डिग्री तक जा चुका था। और कराची को एज लो एज अगर 11-12 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता ना तो बहुत सर्दी हो जाती है। तब दिल चाहता है 1 घंटा इजाफी सुबह कंबल में रहें। डिले, किसी चीज में ताखीर करना, डिले करना, पोस्टपोन कर दिया। कुछ होने वाला था उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको होल्ड कर लिया, अभी नहीं किया, डिले कर दिया। ठीक है। डिले का मतलब पता है, बहुत इजी वाला है। डेलीगेट, डेलीगेट करना मतलब अपना काम किसी नुमाइंदे को सौंप देना, किसी और को सौंप देना, डेलीगेट कर दिया। आपका काम कोई था, वो आपने किसी को सौंप दिया, डेलीगेट किया। ये आमतौर पे कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं, कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजर्स, कोई 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 सुपर स्टोर ले लो, बिन हाशिम ले लो, एक सुपर स्टोर है, तो उसके अंदर बहुत सारे रैक्स हैं,
तो मैनेजर का काम है तमाम रैक्स के अंदर सारी प्रोडक्ट सजी हुई हो और कोई प्रोडक्ट खत्म हो रही हो तो स्टोर से लाके उसको दोबारा रख दे। तो मैनेजर वो काम किसको डेलीगेट कर देता है? फ्लोर स्टाफ को, जितना भी फ्लोर पे नुमाइंदे उन सबको काम डेलीगेट कर दिया गया क्या कि आप सब ये वाला काम करेंगे। जो रैक्स खाली हो रहे हो तो उसके ऊपर जितना माल शॉर्टफॉल होता जा रहा है वो रिप्लेनिश कर दे या रिस्टोर या दोबारा रख दे वो सारा। डेलीगेशन क्या होता है? नुमाइंदे जो जाते हैं कहीं पर, पाकिस्तान से अगर कोई नुमाइंदे जा रहे किसी दूसरे मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए तो पाकिस्तान की डेलीगेशन कहलाई क्या? ठीक है, पाकिस्तान के वो नुमाइंदे जो सेट किए गए किसी काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं जाता रहे तो प्राइम मिनिस्टर तमाम मिनिस्टर्स का सबसे प्राइम है, ठीक है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, अपना इमरान खान, शहबाज शरीफ, वैसे बिलावल भुट्टो कभी हुआ नहीं है लेकिन अगर वो जब कभी बने या हमारे दौर से मौजूदा जो भी, वो सारे प्राइम मिनिस्टर क्या है? वो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे मुल्क के नुमाइंदे हैं, वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव किसके? पूरे मुल्क के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नुमाइंदे। अगर वो एक पूरी टीम लेके जाते हैं कहीं किसी दूसरे मुल्क किसी वजह से कि कहीं से फॉर एग्जांपल ट्रेड के एग्रीमेंट्स करने हैं, कोई डील वील करनी है कि अरब चले गए, सऊदी अरब चले गए और आर्मी की डील कर ली कि हमारे मुल्क पे अटैक होगा या तो आपके मुल्क पे अटैक होगा, उन दोनों सूरतों में मिल के उसका जवाब देंगे। तो आपके मुल्क पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान आर्मी आपका साथ देगी, हमारे मुल्क पे अटैक हुआ तो आपकी आर्मी हमारा साथ देगी, राइट। ये डील करने गई कौन? हमारी डेलीगेशन, हमारी पूरी टीम गई मुल्क से, सही। उस डेलीगेशन में कौन कौन हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, हमारा आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो सकता है जो सारे डिफेंस मैटर्स को देखता है, आपका डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के अंदर जो मिनिस्ट्री संभालता है, ठीक है, वो फॉरेन मिनिस्टर, वो मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स कहलाता है, ठीक है, जो करंटली बिलावल भुट्टो है। तो ये सब टीम बन के डेलीगेशन बन के जाती है और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स और डील्स करके आते हैं। डिलीट का मतलब कुछ डिलीट करना, वाह, डिलीट का मतलब कुछ मिटा देना। डेलिबरेटली कोई चीज जानबूझकर, कोई डेलिबरेट आप स्टेप लेते हो तो इरादे के साथ लेते हो कोई काम, इरादे के साथ डेलिबरेटली कर रहे हो ना, मतलब आपसे गलती से नहीं हुआ, ये आपने डेलिबरेटली किया है। क्लास के अंदर एक बच्चा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, खो 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 खो, आप खुद ही बता दोगे कि बेटा ये ओरिजिनल नहीं है, ये डेलिबरेट थी खांसी। आपको बड़ी ओरिजिनल लग रही है, थोड़े से बड़े हो जाओगे फिर आप ऐसी खांसी सुनोगे, आप भी समझ में आपको भी आ जाएगा कि डेलिबरेट कैसे पता चलती है। डेलिबरेट क्या होता है? जानबूझकर, आपने किसी का कोई नुकसान किया जानबूझकर। कौन करता है किसी का जानबूझकर नुकसान? कौन सा वाला बच्चा? किस? मैनेस, यस। एक मैनेस चाइल्ड होता है या डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड है, जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है बल्कि डिस्ट्रक्टिव, बनी बनाई चीजें तोड़ देता है। दुनिया का भी डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड कौन है? इसराइल। डिस्ट्रक्टिव कंट्री है ना, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। एनीवेज, डेलिबरेट का मतलब बताया जानबूझकर, डेलिबरेटली कोई चीज जानबूझ करो। डेलिकेट बहुत ही नाजुक। अब कोई डेडिकेट और डेलिकेट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई दो अलग स्पेलिंग है, दो अलग प्रोनाउंसिएशंस है। डेडिकेट, डैडी दो दफा डाल आ रहा है, डेडिकेट मतलब कमिट करना, कमिटमेंट वाला बंदा होता है डेडिकेटेड, राइट। और डेलिकेट इज समथिंग एल्स। डेलिकेट मतलब कोई चीज सेंसिटिव होती है, सेंसिटिव होते हैं, लोग भी होते हैं सेंसिटिव, मैं खुद हूं सेंसिटिव इंसान। डेलिकेट होता है, उसको संभाल के चलना पड़ता है थोड़ा सा। बहुत बड़ा कोई बहुत सख्त बंदा अगर आपको नजर आ रहा है ना, जरूरी नहीं है कि वो बहुत सख्त दिख रहा है तो डेलिकेट नहीं होगा, हर एक के अंदर कोई ना कोई डेलिकेसी मौजूद होती है। डेलिकेट का मतलब तो बहुत ही ध्यान से कोई काम किया हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करें या क्राफ्ट की बात करें तो काबा के ऊपर जो किस्वा चढ़ता है, कवर काबा का, तो उसके अंदर जो खत्ताती है उसके लिए जो हैंडीक्राफ्ट होता है, उसको सिलाई जो है उसकी वो बड़ी डेलिकेसी से की जाती है। बहुत ही डेलिकेट काम है वो, बहुत ही सेंसिटिव काम है वो, बहुत ही नाजुक अमल है, बहुत बारीकी वाला काम है, राइट। लेकिन कुछ होते हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं डेलिकेसी
आप कहते हो कि कई कई डेलिकेसी समझ में नहीं भी आती। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो मस्क्यूलर है थोड़ा सा, तो उससे हाथ मिलाओगे तो उसमें डेलिकेसी आपको कमी दिखेगी, क्योंकि उसने अगर जिम गया है या फॉर एग्जाम्पल कोई हार्ड वर्क किया तो हाथ सख्त होने लगते हैं। जबकि नरम हाथ ये बताते कि बंदे का काम डेलिकेट है। जब हाथ मिलाओ तो पता चल जाता है कि जिससे मैंने हाथ मिलाया है वो सख्ती से गुजरा है या डेलिकेसी से गुजरा है। जो बिल्कुल ही नरम मुलायम सा हाथ, आप कहोगे ओके फाइन, ये बंदा बहुत ही डेलिकेट लाइफस्टाइल से गुजरा है। सही। फॉर एग्जाम्पल ओके फाइन, इफ यू जस्ट शेक हैंड विद योर मदर, अपनी अम्मी से हाथ मिलाओगे तो आपको डेलिकेसी फील हो सकती है कि डेलिकेसी मौजूद है, क्योंकि खवातीन के हाथों में वैसे भी होती है, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड वर्क जो है ना वो ज्यादा मैन करते हुए नजर आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। when I shake hand with my mother, I don't feel delicacy, I feel the hard work. वो इतना नाजुक वाजुक नहीं हुआ हुआ। सही। एंड द सिमिलर गोज विद यू, आप में भी होंगी, आप जब मिलाएंगे तो पता चलेगा। डेलिकेट मतलब नाजुक, हसास। कुछ लोग बाय नेचर हसास होते हैं कि अगर उनको कोई फॉर एग्जाम्पल आई एम काइंड ऑफ अ गाय, कोई फिजिकल डैमेज पड़ता है ना, बहुत जोर की चोट वोट, डजंट मैटर, इशू नहीं होता। लेकिन वाई इट वॉज गिवन मैटर्स। अगर वो डेलिबरेटली किसी ने चोट लगाई है, नुकसान पहुंचाया, तो आई एम डेलिकेट इनफ कि यार ओके, आई एम थिंकिंग गुड अबाउट हिम, आई एम डूइंग समथिंग फॉर हिम एंड ही इज गोइंग अगेंस्ट मी। तो वो जो डेलिकेसी वाला पार्ट है ना, हसास वाला पार्ट, मेरा कोई वो होगा, मेरा हार्ड चोटों वाला नहीं होगा, सॉफ्ट चोटे वाले जो इनसाइड वाली होती है ना, फॉर एग्जांपल। सो एवरीबडी हैज देयर ओन डेलिकेसी पॉइंट्स। कुछ होते हैं जिनके अंदर जज्बात नहीं होते, लेकिन उनको फिजिकली कुछ भी हो जाए तो हट जाती उनकी, तो वो डेलिकेट होता है फिजिकली, राइट। कुछ होते हैं जो इमोशनली डेलिकेट होता है, और आप में से हर कोई कुछ ना कुछ रिलेट कर पाएगा इस बात को लेकर। डिलीशियस, खुश हो गए, डिलीशियस का लफ्ज देखे मुस्कुराहट छा गई। कोई डिलीशियस चीज की मिसाल ही दे दो। बिरयानी पिज्जा। बिरयानी पिज्जा बहुत खराब डिश होगी। ऐसे बिरयानी पिज्जा ऐसे बोल दिया मिलके, बिरयानी पिज्जा, गुलाब जामुन, मटन कढ़ाई, दीज आर डिलीशियस आइटम्स। अगर डिलीशियस हो, यमी हो, और अगर यमी ना हो तो वो खराब होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यकी। क्या? यकी। अजीब सा है यकी। डिलाइट, आप डिलाइटेड होते हो तो क्या होते हो? हैप्पी होते हो। डिलाइट किसे कहते हैं? हैप्पीनेस को, खुशी को, प्लेजर को, अच्छी फीलिंग होती है। डिलाइट क्या होती है? अच्छी फीलिंग होती है, खुशी की फीलिंग होती है डिलाइट। ठीक है। आई वॉज वेरी डिलाइटेड टू सी माई पेरेंट्स कमिंग बैक फ्रॉम हज, सो आई वॉज जंपिंग इन द एयरपोर्ट ऑल अराउंड। सही है। क्यों? क्योंकि वो हज से है माशाल्लाह। नहीं, वो हज से आते हुए उन्होंने मेरे लिए प्ले स्टेशन खरीदा है। वाह। हाँ, सबको तबर्रुक जा रहा है यूं, और आप तबर्रुक यूं हाथ खोल के खड़े हो। मेरा तबर्रुक, इतना लंबा हाथ खोल के खड़े हो आप, और वो गले मिल लियो उस हाथ से। मैंने इसलिए थोड़ी हाथ खोला था कि आप गले मिल जाए। वाह, ये लफ्ज देखो मैं यूज नहीं करता, मेरे सामने आया, मुझे इसका मतलब पता है मुसर्रत, पर अब ये आपको सिखाते सिखाते मेरे जहन में लोड हो गया दोबारा से। बहुत पहले कभी मैंने देखा था। मुसर्रत जो है, या खुशी का इजहार, या मुसर्रत, ये खुश फीलिंग होती है, अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है। उसकी मुसर्रत उसके चेहरे पे दिखती है। उसको अपने काम से इतना इत्मीनान है कि जिसकी बुनियाद पे उसके चेहरे पे कभी मैंने तनाव नहीं देखा, स्ट्रेस नहीं देखी, हमेशा मुसर्रत महसूस की है। उसके चेहरे को देखकर हमेशा मैंने डिलाइट फील किया है। अ फीलिंग ऑफ डिलाइट नजर आई मुझे उसके चेहरे पे। ठीक है। मुसर्रत, डिलाइटेड, वही खुश इंसान जो है डिलाइटेड होता है।